Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of student learning classes. Today we will discuss about the second chapter of the biology class 9th where name is tissue, and this will be the second lecture. Into the previous lecture we have studied about plant tissue and today we will discuss about animal tissue. तो आइए समझते हैं और चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू को चार भागों में बांटा जाता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करें तो एक होता है स्क्वामस एपिथेलियम, एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक होता है कॉलुमिनर एपिथेलियम और एक होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, स्क्वामस और सिलिएटेड एपिथेलियम में स्क्वामस के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्क्वामस से पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल चाल, उसने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैं कहा तो भाई तुम कुछ अपने बारे में बताओ कुछ। कहा सर पहली बात तो ये है कि हम सिंगल लेयर ऐसे थिन स्ट्रक्चर है जो कहीं भी पाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएंगे। क्या होंगे? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में, यानी इन्वॉल्व इनटू द process of diffusion, क्लियर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें इस पर चर्चा करनी है वो ये है कि ये पाई कहाँ जाएंगे। तो ये पाई जाती हैं एयर सैक ऑफ लंग्स, और जो दूसरा होता है वो होता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ये दो जगह पाई जाएंगे, क्लियर। तो ये जानकारी रही हमारा स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। इस तरह से दिखती हैं, वो टाइल्स की तरह या मोजाइक की तरह दिखती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती हैं और इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और पाई कहाँ जाएंगे? एयर सैक ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये तो स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में जानकारी रही। एपिथेलियल टिश्यू जनरली सभी ऑर्गन के अपर सरफेस पे पाया जाता है, यहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो भी ऑर्गन देखते हैं उस पे जो अपर वाली लेयर होती है उसको बनाने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व होती है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब ऊपर, सबसे ऊपरी लेयर। ठीक है, चलिए अगर आपको स्क्वामस एपिथेलियम क्लियर हो गया तो अब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में स्टडी करेंगे। ये ट्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होती है। कैसे बनी होती है? ट्यूब लाइक सेल से मिलकर बनी होती है, ऐसे। और उसके ऊपर ऐसे लेयर पाई जाएगी। दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बात अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की करें तो ये डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी में पाई जा सकती है। कहाँ पाई जा सकती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जा सकती है और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी में पाई जा सकती है। डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी में पाई जा सकती है। मेन काम क्या होता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। मेन काम क्या होता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी में पाई जाएंगी और मेन फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। थोड़ा बात को और क्लियर किया जाए तो कभी कभी क्या होता है कि इनके ऊपर विलाई पाई जाती है, मतलब फाइन जो है विलाई कह लीजिए, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाए। अगर इसके ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम अगर पाया जाता है तब ये जो है नेफ्रॉन ऑफ किडनी में भी पाई जा सकती है।
अगर इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाई जाए तब क्या, तब ये नेफ्रॉन ऑफ किडनी पे भी पाई जा सकती है, यानी कि इपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन ऑफ किडनी में एक हिस्सा होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियम पे माइक्रोविलाई पाए जाने के चलते, क्या पाए जाने के चलते, माइक्रोविलाई पाए जाने के चलते ये वहां भी अपना सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अंजाम देने के लिए पाई जाती है। थोड़ा बात को और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को फील किया जाए तो अगला हमें पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। इसके बारे में क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल एक कॉलमिनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल तो हो गया, कॉलमिनर एपिथेलियम के बारे में स्टडी करना है। कॉलमिनर मतलब कॉलम, और कॉलम तो ऐसा ही होता है, ये हो गया कॉलम, इसकी तरह दिखता है, उसका न्यूक्लियाई इसके बेस पे पाया जाता है, दिस इज कॉलमिनर एपिथेलियम। और ऐसे जो है इसका एक ऊपरी लेयर आपको दिखता है। तो जो कॉलमिनर एपिथेलियम आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाएगा, अब इसे समझना थोड़ा जरूरी है। तो पहली बात तो हो गई कि देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट बेस। अब ये जो पाया जाता है वॉल ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन पे पाया जाता है। तो पहली बात है न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट भैंस, नॉट भैंस, बेस, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, और पाया कहां जाएगा, वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। और काम वही सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो क्यूबॉइडल, कॉलमिनर और स्क्वाइमस हो गया। अब क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, क्यूबॉइडल और कॉलमिनर एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड, सम टाइम क्यूबॉइडल एंड कॉलमिनर एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड एंड हैविंग अ माइक्रोविलाई ओवर देयर सरफेस, यानी इसके ऊपर माइक्रोविलाई न करके सीलिया पाई जाए। कुछ समय क्या होता है इसके ऊपर अगर सीलिया पाई जाए तो अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अब इसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि अगर क्यूबॉइडल और कॉलमिनर एपिथेलियम के ऊपर अगर सीलिया पाई गई तो वो क्या हो जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। अब सीलिएटेड एपिथेलियम जो है हॉलो ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, जो कि किसी भी म्यूकस या फ्लूइड या किसी एयर को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन कराने में हेल्प करती है। यानी कि ये पाई जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर पाई जा सकती है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर पाई जाती है, जो हमारे लंग्स का हिस्सा होता है और हवा को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन कराती है। और इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती है, जो कि ओवम को स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूट्रस की तरफ, ओवरी से यूट्रस की तरफ मूवमेंट कराता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ ऐसा होता है, ये होता है ऐसे, यहाँ से आपका ओवम कलेक्ट होता है, ये है ओवरी, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ जब आपका ओवम आता है तो उस ओवम को आगे यूट्रस तक ले जाने के लिए यहाँ सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जो पेरिस्टाल्सिस कराती हैं। तो आपका ओवम कहाँ, यहाँ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम का काम, ठीक। तो क्या जाना आप सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में, कि उनका जो मेन फंक्शन होता है मूव द पार्टिकल ऑन म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वो हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब के पास पाई जाती हैं। ये चीज हमें समझना था। अब एक बात और समझें, कुछ कॉलमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कुछ कॉलमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कैट एपिथेलियम। Some cuboidal and columnar epithelium get specialized. Some cuboidal and columnar epithelium get specialized and make the glandular
ठीक है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में या तो यूनिसेलुलर ग्लैंड हो सकती है या तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड हो सकती है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है उसको बोलते हैं गोबलेट्स है, और ये हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और एक होता है सैलिवरी ग्लैंड, वो होती है मल्टीसेलुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड होती है, ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। और जो गोबलेट सेल है वो क्या होती है, वो होती है यूनिसेलुलर। ये चीज आपको दिमाग में रख के चलना है। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो बात को 150 ग्राम और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को फील करने की कोशिश। बट अब बात करेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो तीन तरह का, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करें तो इसके दो हिस्से होंगे। एक होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और एक होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक। अगर हम एरियोलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करें तो स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है और सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। यानी क्या, इट इज फाउंड beneath the skin, beneath the skin, it is found beneath the skin and work as a support framework, work as a support frame, ठीक है। तो it is found beneath the skin and work as a support frame। थोड़ा बात को और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को महसूस करने की कोशिश किया जाए तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि इट इज फाउंड beneath the skin and work as a support frame। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है फाइबर और एक होता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट नाम की कुछ फाइब्रस सेल पाई जाती है। क्या, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट की कुछ फाइब्रस नाम की कुछ फाइब्रस सेल पाई जाती है, इनका भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आता है कि भाई इनके अंदर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट नाम की भी कुछ सेल पाई जाती हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। जब आपके शरीर में आवश्यकता से ज्यादा भोजन चला जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लीजिएगा और तो जब आपके शरीर में आवश्यकता से ज्यादा भोजन चला जाता है, यानी आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है। जो एक्सेस ग्लूकोज होता है बच्चों, आपके मसल और लीवर के अंदर, मसल और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने होता है। इसके फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर भी अगर 2-4-5 दिन तक अगर आपको इस ग्लाइकोजन का यूज नहीं होता है, तब यही ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारी मोटाई को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जो है फैट की मात्रा को बढ़ाता है। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलता है उसका नाम है पेनक्रियास ग्लैंड। इसके बारे में हम चर्चा क्लास 10 में करेंगे, बट इतना ही समझिएगा कि एक्सेस ग्लूकोज को आपके मसल और लीवर में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये फर्दर बाद में एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये हो गई एडिपोज टिश्यू के बारे में जानकारी। अब थोड़ा बात को और आगे बढ़ाया जाए और थोड़ा हम समझें डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में।
तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो तरह, एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इररेगुलर। बच्चों थोड़ा समझते हैं, जो डेंस रेगुलर होता है उसमें फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट अगर रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेंस रेगुलर टिश्यू बोलते हैं। और डेंस इरेगुलर में क्या होता है कि फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट रेगुलर ऑर्डर में मैनेज अरेंज नहीं है, रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर जो होता है वो होता है, उसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। डेंस रेगुलर जो होता है उसका दो एग्जाम्पल है, एक है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट, ठीक है। और जो डेंस इरेगुलर होता है वो स्किन के जस्ट नीचे ही पाया जाता है और ये भी सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, इसका कोई खास काम नहीं। लेकिन अगर हम टेंडन और लिगामेंट से बात करें तो टेंडन जो होता है वो एक तरह की टिश्यू होती है जो मसल और बोन को, मसल एंड बोन को आपस में जोड़ने में हेल्प करती है, और जो लिगामेंट होती है वो बोन को बोन से जोड़ने में हेल्प करती है। लिगामेंट बहुत आप कॉमनली सुने होंगे कि लिगामेंट टूट गई है, तो बोन से बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल होता है और मसल से बोन को जोड़ने के लिए टेंडन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक मूवी देखे होंगे जिसमें रवीना टंडन और जो है अक्षय कुमार दोनों लोग साथ थे, तो उसमें अक्षय कुमार के पास मसल ज्यादा था और रवीना टंडन भाई टेंडन लकड़ी की तरह। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ क्या पाया गया, टेंडन पाया गया। तो याद रखने के लिए भाई मसल से बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। मसल हो गए अक्षय कुमार और बोन हो गई टेंडन, रवीना टंडन और जुड़ गए, तो अब भूलेंगे नहीं। ये एक आइडिया हो गई। तो हमने सीखा कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू और जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम सीखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इतनी ही जानकारी रही। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलिए सीखते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसमें हमें तीन चीजों के बारे में स्टडी करना है। एक तो ब्लड के बारे में स्टडी करना है, एक बोन के बारे में स्टडी करना है और एक कार्टिलेज के बारे में स्टडी। तो चलिए एक एक करके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ब्लड, बोन और कार्टिलेज के बारे में तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं बच्चों। ब्लड, बोन और कार्टिलेज। पहले बोन से देखिए, बोन के सेल को हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। बोन के अंदर क्या पाई जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है, ठीक है। और उसके सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट बोलते हैं बोन के सेल को। और बोन के अंदर पाया क्या जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर कुल 206 बोन पाए जाते हैं। 206 बोन कैसे पाए जाते हैं हम इसको जब आपको पर्सनली जब पढ़ाना होगा तो कभी इस पर मेंशन करेंगे, अभी आपके बियॉन्ड लेवल है। फिर भी आप समझ लीजिएगा 30 बोन इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में पाए जाते हैं। 26 बोन हमारे वर्टिब्रे में पाई जाती हैं, 12 इधर 12 इधर पाए जाते हैं। गर्दन में कुल 7 हड्डियां होती हैं, फेस में कुल 14, सर में कुल 8 और कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। क्या हाइवाइड बोन पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की फीमर होती है और सबसे छोटी स्टैपीज होती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारे फीमर, जो हमारे पैर में पाई जाती है। इतना आप अगर जानते हैं तो आपका जीवन धन्य और हमारा भी धन्य। अब बात करते हैं हम बोन से रिलेटेड बातें तो कर ली कि बोन की अंदर ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट उसकी सेल को कहते हैं। और बोन के अंदर पाया क्या जाता है, सेल के अंदर पाया क्या जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि ऑसिफाइड होती है। कैल्शियम की मात्रा थोड़ा ज्यादा होने के चलते यह हार्ड होती है।
हमारे शरीर में कार्टिलेज भी पाई जाती है। बहुत सारी कार्टिलेज हमारे बॉडी में उम्र के साथ बोन में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सारे कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से 206 हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज काफी फ्लेक्सिबल होता है ऐसे, है ना। और कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट पाया जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद हम आज की क्लास को समझते हैं। चलिए ब्लड के बारे में जानें। ब्लड मतलब खून। बच्चों ब्लड के बारे में अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार भी है, और थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं। ब्लड हमारे शरीर में दो तरह का होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है, ठीक है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% और कैप्सूल्स हमारे ब्लड का 45% होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। आरबीसी रेड इन कलर होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर होती है और प्लेटलेट्स ही कलरलेस होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे ये हमारे अंदर ऑक्सीजन के कैरी में हेल्प करती है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में डिफेंस में इन्वॉल्व होती है। डब्ल्यूबीसी में दो तरह के पढ़ेंगे हम, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। शरीर में जितना भी इम्यूनिटी का काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का काम होता है। आरबीसी का काम होता है, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट नाम होता है। डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये तीन चीजें हमें समझना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है। हमने कहा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का कैरी करती है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और जो प्लेटलेट्स होता है उसमें उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए दोस्तों जुनून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।